हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ADMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास 8 में हम सामाजिक विज्ञान इस समय पढ़ाया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान का चौथा चैप्टर क्या है? इस समय सामाजिक विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है वो है कृषि, प्रकार और मुख्य फसलें। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कृषि, तो कृषि आखिर में किसे कहा जाता है? देखिए, कृषि जो शब्द है वो किससे बना है? एग्रीकल्चर। कृषि शब्द जो है किससे बना है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द से बना है। वह एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतर है। कृषि जो क्या है? एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब यह जो एग्रीकल्चर शब्द है वह किससे बना है? एगर अर्थात कृषि। एगर का मतलब क्या होता है? कृषि। एगर का मतलब होता है कृषि और कल्चर का मतलब होता है फसलों का उत्पादन। तो एग्रीकल्चर जो है वो किससे किससे बना है? एग्रीकल्चर जो शब्द है एगर, AGER, एगर प्लस कल्चर, CULTURE। तो एग्रीकल्चर जो है एगर प्लस कल्चर शब्द से मिलकर बना है। एगर का क्या मतलब होता है? कृषि, और कल्चर का मतलब क्या होता है? फसलों का उत्पादन। अब देखिए, अगर कृषि की परिभाषा बतानी हो तो हम क्या कह सकते हैं? कृषि की परिभाषा यही होती है कि भूमि को जोतने बोने की कला और उसमें फसल उगाने के विज्ञान को ही क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। एक बार और, भूमि को जोतने बोने की कला और उसमें फसल उगाने के विज्ञान को कृषि कहा जाता है। कृषि जो शब्द है वो एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। एग्रीकल्चर दो शब्दों से बना है। कौन कौन? एग्री का मतलब होता है कृषि, एगर या एग्री, और कल्चर का मतलब होता है फसलों का उत्पादन। तो ये है कृषि। कृषि का मतलब ये होता है कि भूमि को जोतना बोना और फसल उगाना, यही कृषि कहलाता है। अब देखिए, अब इसमें अब जो पॉइंट है, आपने कृषि के बारे में समझ लिया। कृषि किसे कहते हैं? भूमि को जोतने बोने की कला, उसमें फसल उगाने के विज्ञान को ही कृषि कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, कृषि की किस्में। मतलब ये कि कृषि के कौन कौन से किस्में होती हैं। विभिन्न प्रकार से खेती की जाती है, विभिन्न प्रकार से कृषि की जाती है। तो कृषि की कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? तो मुख्य रूप से जो कृषि का किस्म है या कृषि करने का तरीका है वो तीन है। कितने हैं? तीन है। इसमें जो पहला है, पहला उसे किस प्रकार की खेती? स्थानांतरित कृषि। पहले को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित। एक टाइप का जो कृषि होता है स्थानांतरित कृषि होता है। अब स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है अदला बदली कृषि। पहला जो कृषि का टाइप है, कृषि का प्रकार है, वो क्या है? स्थानांतरित कृषि। तो इसको हम कहते हैं अदल बदल कृषि, अदला बदली कृषि। अब स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? देखिए, अदला बदली कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या इसको झूम खेती कहते हैं। मतलब इसमें होता ये है कि लोग क्या करते हैं, भूमि को जो जंगल होते हैं उसको काटते हैं, उसको साफ करके वहाँ को उसके आसपास खरपतवारों को जला के उस पर खेती करते हैं। कुछ वर्षों तक खेती करेंगे, जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति ज़्यादा रहेगी, मतलब कि उत्पादन होता रहेगा, तब तक वे कृषि करते हैं। जैसे ही उत्पादन घटने लगता है वे वहाँ से चले जाते हैं, उस भूमि को छोड़ देंगे और दूसरे जंगल को, दूसरी जगह पे जाके जंगल को काटेंगे, साफ करेंगे, जलाएंगे, फिर वहाँ पे खेती करने लगेंगे। यही काम इन लोगों का होता है। तो इसी को स्थानांतरित कृषि या झूम खेती कहा जाता है, कि स्थान बदल के, मतलब कि स्थान बदल के ये लोग खेती करते हैं। एक स्थान पे कुछ वर्षों तक खेती करेंगे, फिर वहाँ से वे दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। असम में इसको क्या नाम दिया गया? असम में इसको झूम खेती कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है? असम में इसको हम कहते हैं झूम खेती। यही स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम खेती। जहाँ लोग भूमि को बदल बदल के कुछ वर्षों के बाद वहाँ पे खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है? झूम खेती किया। कहाँ पे? असम में। वहीं उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है? उड़ीसा में इसे पौड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा में इसे हम पौड़ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ केरल में इसे क्या कहा जाता है? केरल में इसे पोनम कहा जाता है।
स्थानांतरित कृषि को कई नामों से जाना जाता है। केरल में इसे क्या कहते हैं, केरल में पूनम कहा जाता है, उड़ीसा में पौड कहा जाता है, और असम में इसे क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। झूम खेती मतलब ये कि एक बार और स्थानांतरित किसी कहते हैं एक स्थान पे खेती करने के बाद कुछ वर्षों के बाद उस स्थान को छोड़ के चले जाना और दूसरे स्थान पे खेती करना, क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि कहलाता है। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेगोर, मसान, पेंडा और वीरा कहलाने वाली स्थानांतरित कृषि जो है आदिवासियों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग कितने लाख भूमि पे की जाती है, 54 लाख भूमि पे की जाती है। कितने, 54 लाख भूमि पे मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा इस टाइप की खेती की जाती है, जिनमें से 20 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वनों की सफाई करके तथा पेड़ों को काट करके प्राप्त की गई है। 54 लाख में से 20 लाख हेक्टेयर कैसे की गई है, जंगलों को काट करके साफ करके वहाँ पे खेती की जाती है। तो ऐसा हुआ है। अब देखिए, वनों के साफ किए करने से क्या होता है कि क्षेत्रों में 2 या 3 वर्ष तक बहुत ही खर्चीली और अवैज्ञानिक ढंग से जुताई होती है। इसके बाद क्या होता है, भूमि को 5 वर्ष से कुछ वर्षों के लिए यानी 15 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, पुनः कटाई की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ वर्षों तक खेती किया जाता है, कुछ वर्ष छोड़ दिए जाते हैं, पुनः वहाँ पे कुछ उग जाता है, पेड़ पौधे घास पात उग जाता है, पुनः क्या किया जाता है, उसको साफ करके खेती की जाती है। तो ये इस प्रकार की खेती जो होती है वो इन क्षेत्रों में की जाती है। मतलब वृक्षों को काट दिया जाएगा, इसको जला करके वहाँ पे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, गन्ना उगाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। अब देखिए, जो स्थानांतरित कृषि मैंने पहले खेती के प्रकार के बारे में बताया, पहला क्या है, स्थानांतरित कृषि। तो जो स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ कहाँ पे की जाती है, तो वह असम में की जाती है और मेघालय में की जाती है, फिर नागालैंड में की जाती है, त्रिपुरा में की जाती है, मणिपुर में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है कि अदला बदली कृषि, मतलब कि जंगलों को काट करके साफ करके वहाँ पे खेती करना, कुछ वर्षों के बाद उसे छोड़ करके दूसरी जगह पे जंगलों में गए, वहाँ पे जंगलों को काटा, साफ किया, जला करके वहाँ पे खेती किया। तो स्थान बदल बदल के खेती की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब ये तो पहले टाइप का कृषि था। अब दूसरा जो प्रकार है कृषि का वो क्या है, जो दूसरा प्रकार है वो है शुष्क खेती। क्या कहा जाता है दूसरे प्रकार को, शुष्क कृषि। जो खेती का दूसरा प्रकार है, कृषि का दूसरा प्रकार है, उसको क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि। अब देखिए, शुष्क खेती का मतलब क्या है, शुष्क मतलब कि न जहाँ पे नमी कम होता है। तो ये जो खेती की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे नमी कम होती है। कम नमी वाले क्षेत्रों में, कम नमी वाले स्थानों पे इस प्रकार की खेती की जाती है। अब इससे क्या होता है, नमी के संरक्षण पर बल दिया था कि नमी जहाँ पे कम होता है वहाँ पे इस टाइप की खेती की जाती है, शुष्क खेती की जाती है, जहाँ पे नमी के बारे में लगातार सोचा जाता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही ऐसी खेती की जाती है। शुष्क खेती कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे वर्षा कम होता है और वो कम सिंचाई वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे शुष्क खेती की जाता है। अब किया जाता है, अब इसमें बोया किया जाता है। शुष्क खेती किन किन फसलों के लिए उपयोगी होती है, तो शुष्क जो खेती है वह होती है जो उपयोगी ज्वार के लिए उपयोगी होती है, फिर बाजरा के लिए उपयोगी होती है, ज्वार, बाजरा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कपास जो होता है उसके लिए भी शुष्क खेती उपयोगी होती है। और जो दालें होती हैं, विभिन्न टाइप की दालें, उनमें भी क्या किया जाता है, शुष्क टाइप की खेती की जाती है। अब देखिए, आर्द्र कृषि क्षेत्रों में जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे चावल, गन्ना, सब्जियाँ तथा शुष्क कृषि सभी फसलों को उगाया जा सकता है। शुष्क कृषि में क्या किया जाता है, सभी फसलों को उगाया जाता है। तो मतलब कि ये कि ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, दालों के लिए ये ऐसे क्षेत्र उपयुक्त समझा जाता है जहाँ पे शुष्क कृषि की जाती है। लेकिन उच्च वर्षा, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जहाँ पे सिंचाई के लिए अत्यधिक साधन है, कृषि में आर्द्रता, मिट्टी में नमी पाई जाती है, वहाँ पे चावल, गन्ना, सब्जियाँ उगाई जाती हैं।
देखिए, देश में जो शुद्ध बुआई के क्षेत्र है वो 1/3 भाग 76 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब जहाँ पे 76 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है एक साल में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इस प्रकार की शुद्ध बुआई होती है। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे जो 76 सेमी की बात की जा रही है, तो 76 सेमी जो है वो कहाँ पे है, ये जो दूसरा ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन में 50 से 100 सेंटीमीटर, तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, 76 सेमी के आसपास वर्षा होता है। तो यहाँ पे पानी मिल जाता है, तो पानी जब मिल जाता है तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था भी होती है, तो यहाँ पे अच्छे प्रकार से खेती की जाती है। अब देखिए, शुष्क आर्द्र खेती वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे पानी आपको मिल जा रहा है, पानी जहाँ पे आपको मिल गया वहाँ पे आर्द्र खेती की जाएगी। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, वहाँ पे, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वहाँ पे शुष्क खेती की जाती है। अब शुष्क खेती के में अगर भारत में अगर शुष्क की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या किया जाए ताकि जहाँ पे वर्षा नहीं होती है या पानी की समस्या, वहाँ पे उसकी सुधार के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। 12 राज्य हैं इस समय जहाँ पे शुष्क कृषि क्या होता है, शुष्क कृषि के विकास के क्षेत्र में चलाया जा रहा है कि शुष्क कृषि का विकास किया जा सके, क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, पानी नहीं होने से पैदावार होता नहीं है, फसलों का पैदावार घटता है। तो वहाँ पे ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन क्षेत्रों में कि जहाँ पे शुष्क खेती की जाती है, तो उसका शुष्क खेती का विकास किया जा सके। तो ये था शुष्क खेती, मतलब कि जहाँ पे वर्षा कम होता है वहाँ पे शुष्क खेती की जाती है। अगला पॉइंट है खेती के प्रकार में तीसरा, पूंजीवादी कृषि। पूंजीवादी कृषि, तीसरा क्या है, पूंजीवादी कृषि। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूंजीवादी जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाया जाता है, तो पूंजीवादी जो कृषि है वो फार्म, संपदा, बागीचा और बागान कहा जाने वाले बड़े खेतों पे, बड़े जोतों पे क्या कहते हैं, इस प्रकार की खेती की जाती है जहाँ पे ज़्यादा पैसा, जहाँ पे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे पूंजीवादी कृषि की जाती है। अब बागीचे में, बागान में अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इस जगह पे क्या किया जाता है, पूंजीवादी कृषि किया जाता है। देखिए, अब भारत में अगर हम बात करें पूंजीवादी कृषि की, तो इसमें जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उसमें कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण किस्में जो है खेती की, वे चाय चाय उगाए जाते हैं, काफ़ी उगाई जाती है, रबड़ के ये बागान है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पूंजीवादी कृषि की जाती है, जहाँ पे पैसे अधिक लगते हैं लेकिन साथ साथ उससे ज़्यादा आय भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऐसी संपदाओं में सैनिक दुग्धशाला और वनस्पति बागान तथा चीनी, कपास तथा फलों की कुछ कारखाना संपदाएं भी सम्मिलित हैं, जहाँ पे इस प्रकार की पूंजीवादी कृषि की जाती है। तो ये 3 प्रकार की कृषि आपने समझा। पहला था स्थानांतरित कृषि, दूसरा था शुष्क कृषि और तीसरा क्या था, पूंजीवादी कृषि। पूंजीवादी कृषि वहाँ पे की जाती है जहाँ पे अधिक पैसे लगते हैं, अधिक जहाँ पे पूंजी होती है, जिन फसलों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है वहाँ पे पूंजीवादी कृषि की जाती है, खासतौर पे फार्म में, संपदा में, बागीचा में और बागान में। तो ये थे कृषि की किस्में। अब अगला पॉइंट है फसली ऋतुएं। देखिए, भारत में जो फसली ऋतुएं हैं वो 2 प्रकार की हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। लेकिन थोड़ी जायद की भी फसलों को देखा जाता है, तो मुख्य रूप से 2 फसलें होती हैं, 2 प्रकार की फसलों के लिए ऋतुएं होती हैं, लेकिन जायद को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, जो पहला है खरीफ की फसल। पहला क्या है, जो फसली ऋतु है उसमें हम पहला मान लेते हैं खरीफ। तो देखिए, खरीफ की जो फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, गर्मी में उगाई जाती है। अब इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, खरीफ की फसलों के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, और ये इसी कारण कब बोया जाता है, जब दक्षिणी पश्चिम मानसून जब शुरू होता है। हम जून जुलाई को कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिम मानसून जब देश में आता है, दस्तक देता है, तभी इस प्रकार की फसलों को बोया जाता है। और वर्षा ऋतु में बोई गई फसलों को
शिशिर ऋतु, जिसे हम सितंबर अक्टूबर का मौसम जो होता है वो शिशिर ऋतु का होता है। तो उस समय क्या किया जाता है, काटा जाता है। हम क्या कह सकते हैं कि खरीफ की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं, मानसून के समय बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में वो काट ली जाती हैं, यहाँ तक कि नवंबर में तक वो काट ली जाती हैं। अब खरीफ की जो फसलें हैं उसमें मुख्य फसलों में क्या क्या आता है, तो खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं उसमें चावल को हम कह सकते हैं, ज्वार कह सकते हैं, चावल हो गया आपका, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल ज्वार बाजरा। साथ ही साथ आप मक्का को कह सकते हैं, मक्का हो गया, कपास हो गया, मूंगफली, जूट, सन, तंबाकू, गन्ना। साथ ही साथ दालें, घासें, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ क्या है खरीफ की फसलों में आती हैं। यहाँ तक कि भिंडी भी हो गया, हरी मिर्च हो गया, लौकी हो गया, ये सारी खरीफ की फसलों में आती हैं। तो खरीफ की फसल ये है कि ये गर्मियों में बोया जाता है, और साथ ही साथ जब मानसून का समय होता है तो इसको बोया जाता है, क्योंकि इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये था खरीफ की फसल। अब अगला क्या है, रबी की फसल। देखिए, अब जो रबी की फसल है वो ठंड के मौसम में बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसल कब बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है, और इसके बुआई के समय ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है और वर्षा की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन रबी की फसल के लिए क्या, रबी की फसल के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है, ठंड की आवश्यकता होती है, अधिक ठंड की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके बीज बनने और पकने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बोने के समय ठंड की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु की। लेकिन जब बीज पकना होता है तो उसके लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। रबी की जो फसलें होती हैं वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से आलू कह सकते हैं, गेहूँ कह सकते हैं, ये जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फसलें वो रबी की फसल में आते हैं, ठंड के मौसम में इसे बोया जाता है। अब लास्ट क्या है इसमें का, जायद की फसल। आपने जाना कि रबी की फसल ठंड के मौसम में बोई जाती है, और जो खरीफ की फसल है वो गर्मी के मौसम में, मतलब कि मानसून के समय बोई जाती है। अब जायद की जो फसलें हैं, अब दोनों में से दोनों रबी और खरीफ की फसलों के अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जो भारत में पूरे वर्ष उगाई जाती हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जो ठंड के मौसम में भी उगाई जाती हैं और गर्मी के मौसम में भी उगाई जाती हैं। तो इन्हीं को, अब इनको जो होता है कृत्रिम सिंचाई से उगाया जाता है, मतलब कि इनको कृत्रिम सिंचाई का मतलब नहरों से, पंप सेट से, इस तरह से इन्हें उगाया जाता है। अब जायद की फसलों में जब हम कुछ फसलों की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, तरबूज आता है। जायद की फसलों में क्या आता है, तरबूज आता है आपका, ककड़ी आता है, खरबूजा आता है, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, पत्तीदार और कंद वाली सब्जियां, फिर बैगन हो गया, बरसीम हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी फसलें होती हैं, ये जायद की फसलों में आती हैं। तो ये तीनों फसलों के बारे में आपने समझा। रबी की फसल ठंड के मौसम में बोई जाती है, खरीफ की फसल गर्मी के मौसम में मानसून के समय, और जायद की जो फसल होती है वो भारत में पूरे वर्ष उगाई जाती है। तो ये था फसली ऋतुएं। और आज का लास्ट जो पॉइंट है, खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में देखिए, भारत की जो मुख्य खाद्यान्न है, भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, एक है आपका चावल। भारत की दो मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है, चावल, और दूसरा गेहूँ। भारत की दो मुख्य खाद्यान्न फसलों में चावल और गेहूँ है। तो अब हम चावल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, चावल जो है वो क्या है, भारत की रेशे वाली खाद्यान्न फसल है। चावल क्या है, रेशे वाली खाद्यान्न फसल है, और ये खरीफ की ऋतु में उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसल है। सॉरी, चावल जो है वह उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल एक खाद्यान्न फसल है, और यह खरीफ के मौसम में, सॉरी, खरीफ ऋतु में उगाई जाती है जब गर्मी अधिक होती है, क्योंकि चावल के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है और अधिक पानी की भी आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कम से कम कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लगभग चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और इसके साथ साथ 100 सेंटीमीटर
100 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता होती है। इतना पानी की आवश्यकता होती है चावल को उगाने के लिए, क्योंकि चावल क्या है, एक गर्म के मौसम की फसल है और इसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए चावल की जो फसल है उसके उगाने के लिए वर्षा का लगातार होते रहना अच्छा है। चावल की जो खेती होती है वो कहाँ होती है, नदी घाटियों और मुख्य रूप से डेल्टाओं में होती है। समुद्र तटीय मैदानों की जलोढ़ मिट्टियों में पानी की पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था रहने पर अच्छी होती है। मतलब ये कि भारत के जिन जिन क्षेत्रों में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वर्षा अधिक होती है, पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे चावल को उगाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत की सिंचाई सुविधा वाली जलोढ़ मिट्टियों में भी यह फसल अच्छी होती है। जहाँ पे भारत के किसी भी क्षेत्र में हम कह सकते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता है वहाँ पे चावल को उगाया जाता है। अब चावल का जो खेती है भारत में, वो क्षेत्रफल जो है इसका संसार में सबसे बड़ा है। मतलब कि जो चावल की खेती की जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो संसार में सबसे अधिक कहाँ पे की जाती है, भारत में की जाती है। इतना आवश्यक है कि चीन के पश्चात ही इसका स्थान चावल के उत्पाद में आता है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करेंगे तो चावल क्षेत्रफल में सबसे अधिक भारत में उगाया जाता है, और उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। चावल के उत्पादन में चीन का पहला नंबर है और भारत का दूसरा नंबर है। अब चावल जहाँ उगाने वाले क्षेत्र हैं भारत के, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, पश्चिमी समुद्र तटीय पट्टी है, पूर्वी समुद्र तटीय पट्टी है, डेल्टा क्षेत्र हैं, उत्तर के मैदान हैं, और पहाड़ों के तलहटी और हिमालय क्षेत्र के तराई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे चावल को उगाया जाता है। खासतौर से हम राज्यों की बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, चावल उगाने वाले क्षेत्रों में ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल बिहार, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, और इसके साथ साथ हरियाणा। ये सारे जो राज्य हैं वहाँ पे चावल अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चावल के बाद जो भारत की दो मुख्य फसलें थी कौन कौन, चावल और गेहूं, तो अगले वीडियो में हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसे बोल दिया।